नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश देख रहे हैं आप हमारी, और आज बात करेंगे हम महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में किसानों की आवाज की। किसानों की कौन सुने? महाराष्ट्र की सियासत में रोज नए नए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सिंहासन हासिल करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। चुनाव में एक दूसरे को मात देने के लिए रोज नए नए रणनीति और नए नए मुद्दे बनाए जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन को सत्ता से हटा देना चाहिए, क्योंकि उसे फसलों की कीमतों में गिरावट के कारण किसानों को होने वाली पीड़ा की कोई चिंता नहीं है। औरंगाबाद जिले के गंगापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि गन्ना, सोयाबीन और जवार जैसी फसलों की कीमतें गिर गई हैं। उन्होंने कहा कि देश की भूख मिटाने वाले किसान परेशान हैं, लेकिन सत्ताधारी दलों को इसकी कोई चिंता नहीं है। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें सत्ता से बेदखल किया जाना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि पिछले 9 महीनों में 950 किसानों ने आत्महत्या की है। ऐसा इसलिए है कि वे अपनी लागत भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं, जिससे उन पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, तब 71,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए गए थे। शरद पवार ने कहा कि तत्काल एक और कर्ज माफी की जरूरत है। उन्होंने कहा, लेकिन केंद्र सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 9 से 16 वर्ष आयु तक की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के मुफ्त टीके और मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मचारियों के लिए 2 वैकल्पिक अवकाश का वादा किया गया। महाराष्ट्र नामा शीर्षक वाले घोषणा पत्र में जाति आधारित जनगणना, 3,000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता, मुफ्त बस यात्रा और महिलाओं को हर साल 500 रुपए की दर से 6 रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। गठबंधन ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्भय महाराष्ट्र नीति बनाने और शक्ति कानून लागू करने का वादा भी किया। एमवीए ने 18 वर्ष की आयु के होने पर प्रत्येक लड़की को 1 लाख रुपए देने का भी आश्वासन दिया। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। गृह मंत्री शाह ने कहा कि महायुति की सरकार ने किसानों के सम्मान, गरीबों की मदद और महिलाओं के आत्मसम्मान को बनाए रखने का काम किया है। जारी संकल्प पत्र महाराष्ट्र के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा ने अपने 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खासा फोकस किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वृद्धा पेंशन और महिलाओं को हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि का वादा किया है। संकल्प पत्र जारी करते वक्त महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। और आज किसानों की बात हो रही है, और किसानों की बात क्या वाकई में सुनी जा रही है या नहीं, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। फोकस महाराष्ट्र पर ही रहेगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बतौर प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह साहब जुड़े हैं, तो वहीं यदि कांग्रेस की बात करें तो बतौर प्रवक्ता रतन तिवारी साहब जुड़े हैं, और महेश चौहान साहब एनसीपी शरद पवार गुट से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों खास मेहमान का हमारे इस शो में स्वागत है। सबसे पहले आई सिंह साहब, आप ही के पास आते हैं। मौजूदा सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं, इसीलिए सवाल आपसे पहले बनता है कि आखिर जिस तरह से शरद पवार साहब ने किसानों का मुद्दा को उठाया है अपनी रैली में, क्या उनका मुद्दा उठाना आई सिंह साहब गलत है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में किसानों का भला हुआ है? क्योंकि यदि भला हुआ होता तो 9 महीने में 950 किसानों ने आत्महत्या नहीं किया होता। भला हुआ रहता तो तकरीबन गन्ना, सोयाबीन और जवार जैसी फसलों की रेट नहीं गिरी होती। एमएसपी डबल हो गई होती। उनकी आमदनी की मैं बात कर रहा हूं, वो डबल हो गई होती। एमएसपी बढ़ी होती।
किसानों में सुख समृद्धि होती, किसानों के बीच आपकी एक पैठ जमती, लेकिन किसानों के मामले में आप थोड़े बैकफुट पर नजर आते हैं, ऐसा आपको नहीं लगता है सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते? जी देखिए कुणाल जी, ये तो कांग्रेस और शरद पवार के लोग जो आने बाधे होते हैं और झूठ का एक पुलंदा साथ में लेके आते हैं जो जनता के बीच में रखते हैं। और जब से हमारी सरकार आई हुआ, किसान भी खुश है, आमजन भी खुश है और गृहिणी भी खुश है। सबको हमारी सरकार ने उनके हिसाब से हर तरह से उनको जो जरूरत है वो दिया है। सरकार की सारी योजना उन तक पहुंच रही है। आज विकास इतना अच्छा हो रहा है। मैं भी महाराष्ट्र में प्रेजेंट हूँ, आज महाराष्ट्र से ही आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ सभी जगह में घूम के आया हूँ। मैं विदर्भ में भी आया, मराठवाड़ा में भी होके आया, आज मैं पूना में हूँ। तो ये चीजें मैंने देखी है वहां पर, आम जनता के मुंह से सुनी है। लोग कह रहे हैं कि जो शिंदे सरकार में हमें उपलब्ध हुआ है तो बीच में बोले महाआघाड़ी की जो सरकार आई थी उससे तो उन्हें हमें बर्बाद कर दिया था। वो तो सिर्फ हफ्ता वसूली और लूट शुरू हो गई थी। तो वो जग जाहिर है इनके कार्यकाल में क्या होता है कि जिस तरह से आपने देखा है कि इनका जो वित्त मंत्री था वो जेल में गया था 100 करोड़ की वसूली में। ये अभी जनता महाराष्ट्र की भूल ही नहीं है। और भी इनके सारे मंत्री जेल में गए थे वसूली में, घोटाले में, कहीं। तो इनकी सरकार तो ऐसी थी, वो लोगों ने देखा है, तभी तो सरकार आज वहां जो चल रही है उससे लोग खुश हैं। अब रही बात इन्होंने जो कहा है, तो इनका तो काम है झूठ का पुलंदा। चाइना के माल, कुणाल जी, चाइना के माल की और कांग्रेस की गारंटी पर कोई विश्वास नहीं करता। क्योंकि जैसे चाइना का माल है कि चल गया तो चल गया, नहीं तो गया। इसी तरह से कांग्रेस ने ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें गारंटी ना दी हो? अब चुनाव में गारंटी देते हैं और चुनाव होते ही वो अपनी गारंटी से भाग जाते हैं। ठीक है, तो इनकी इसी तरह की गारंटी, इसी तरह के इनके वादे। तो आई सिंह साहब, अब आप चूंकि महाराष्ट्र में हैं, आपने महाराष्ट्र की बात की, जनता से आपने बात की, आपने किसानों से बात की, क्या किसानों की दुर्दशा आपने देखी, किसानों के हालात आपने देखे? क्योंकि यदि हम चलिए आरोप प्रत्यारोप की बात छोड़ भी दे सर, तो स्टैटिस्टिक्स जो आंकड़े हैं वो तो कम से कम गलत नहीं बोलेंगे। किसानों की रूह कांपी हुई है सर, इस बात से किनारे नहीं किया जा सकता। किसानों, यदि ऐसा आप एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में 2024 के बजट के पहले 1 लाख करोड़ रुपए जो एग्रीकल्चरल बजट में थी वो आपने सरेंडर कर दी केंद्र सरकार को, वो खर्च ही नहीं हुआ। यदि सर आप उसको स्पेंडिंग कर देते उनके कर्जा माफी के लिए, तो कम से कम कुछ किसानों का तो भला होता, उन्हें अपनी जीवन तो समाप्त नहीं करना पड़ता है। सिंह साहब, ये बहुत ही संवेदना से भरा हुआ सवाल है किसानों के लिए। कुणाल जी, बिल्कुल हम आप जो कह रहे हैं, हम आपकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। ये सत्य है कि मैंने किसानों से, मराठवाड़ा में पूरा मैं किसानों के साथ रहा हूँ, ज्यादातर मैं रूरल एरिया में घूमा हूँ, और वहां में मुझे किसी किसान से कोई ऐसा शब्द सुनने को नहीं मिला कि जो मोदी सरकार से, शिंदे सरकार से नाखुश हो। सभी कह रहे हैं कि आज जो हमें लाभ हो रहा है वो सब पहले हुआ ही नहीं है। तो जब इस तरह की किसान बातें कर रहा है तो कांग्रेस जो कहती है, तो आप सोचो, कांग्रेस ने 70 साल यही तो कहा है, यही इसी तरह से तो लोगों को बांटा है, किसानों को, आम जनता को, जवानों को, किसको नहीं बांट रहे, सबके बीच में ये कुछ ना कुछ इस तरह की बातें। ठीक है आई सिंह साहब, आपने किसानों की बात की, आपने खुशी के पैमाने की बात की, तो अब यह भी देखना दिलचस्प होगा समझना कि आखिर आपके साथ किसान हैं तो हैं कितने। रतन तिवारी साहब भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तिवारी साहब, आपने आई सिंह साहब की भी बात सुनी, सवाल तो है, किसान उस सवाल की जद में है, किसान परेशान है, लेकिन कहीं पर इस तरह से आई सिंह साहब खैर महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो क्या आपको लग रहा है कि ये महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब किसान ऑल राइट है और बतौर विपक्ष आप सिर्फ इसका मुद्दा बना रहे हैं चुनावी माइलेज लेने के लिए? तिवारी साहब देखिए, मैं जो कैप्टन साहब बैठे हैं भाजपा के बेतौर प्रवक्ता हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा वित्त मंत्री महाराष्ट्र का था जो जेल गया था। वो नाम बता देंगे, मैं इसी चैनल पे उनसे माफी मांग लूंगा। पूछिए उनसे। सुन रहे हैं वो आपकी आवाज? उनको बोलने के मैं मौका दे रहा हूँ। वित्त मंत्री का नाम बता दीजिए जो जेल गया था। वो तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि आपका नहीं, गूगल में सर्च मार के बताइए ना। अरे चैनल पे बैठ के झूठ बोलने का और रायता फैलाने का काम करते हैं आप लोग।
100 करोड़ की वसूली में जानकारी रहती है। चैनल में बैठ के प्रधानमंत्री गली गली घूम के झूठ बोलता है, उसके मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हैं। शर्म आने चाहिए, बुजुर्ग इंसान हो, उम्र हो गई है, चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हो। कौन सा वित्त मंत्री था जो जेल गया? बरी नहीं हुए हैं। कौन सा वित्त मंत्री था जो जेल गया? तो बताइए। ठीक है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपके कार्यकाल में शर्म आनी चाहिए आपको। बम रखवाया गया था। उम्र का लिहाज करिए, अपने उम्र का लिहाज करिए, अपने उम्र के अंतिम आपको बोलने का काम कराया गया था, जो कमिश्नर की ड्यूटी कर रहा था, इतना पावर दे दिया था उसे बोलने का काम करते हैं। ठीक है, एक एक करके प्लीज सर, एक एक करके। अब मेरी बात सुनिए। हाँ, अब मेरी बात सुनिए। देखिए कुणाल जी, मैंने इनसे सवाल जवाब इनसे पूछा, नहीं दे पाए। मैं इनको बताता हूँ, यही बताया अरे सुन लीजिए ना भैया, सुन लीजिए। मैं पूरे दर्शकों ने देख लिया, आपकी पोल तो यही खुल गई, आपकी पोल यही खुल गई। अरे भैया आपकी पोल खुल गई, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। देखिए देश का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो देश का प्रधानमंत्री भोपाल से इनकार कर रहे थे। वो कर रहे थे कि एनसीपी के 70,000 करोड़ के एनसीपी के घोटालेबाज अजीत पवार को जेल में डालने का काम करूंगा। अगर ये सत्य नहीं है तो आप बता दीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूं। उसके 24 घंटे के बाद वही अजीत पवार वित्त मंत्री बन जाते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं महाराष्ट्र के। और इनके ही प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, भावना गवली, प्रताप सरनाईक, तमाम ऐसे नेता हैं जो ईडी सीबीआई के घेरे में रहते हैं और सरकार में शामिल हो जाते हैं तो उनकी सारी जांच बंद हो जाती है। तो भ्रष्टाचारी कौन है वो पूरा देश और महाराष्ट्र देख लिया। परिवारवाद की बात करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनका केंद्रीय मंत्री नारायण राणे अपने दोनों पुत्रों को विधानसभा का चुनाव लड़वा रहा है। ठीक है, और परिवारवाद की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं इनका नेता नवाब मलिक जो खुद चुनाव लड़ रहा है और अपनी लड़की को चुनाव लड़वा रहा है। ठीक है, भूल जाते हैं इनके सहयोगी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन के बैठे, उनका पुत्र सांसद है। ये भूल जाते हैं कि महाराष्ट्र में इस कोने से देखिए उस कोने से पूरा परिवारवाद झलकता है। ठीक है, यही ना तिवारी साहब, नेताओं के मैटर में यही तो एक कन्वीनियंस है कि कभी इधर कभी उधर और फिर सबके पाप धुल जाते हैं। हमारे साथ तापसे साहब भी, हमारे साथ महेश तापसे आएंगे आपके साथ पास तिवारी जी। महेश तापसे साहब भी जुड़े हुए हैं, नेता हैं एनसीपी शरद पवार गुट के। तापसे साहब, अब शरद पवार साहब अपना पावर तो दिखा रहे हैं, औरंगाबाद में जो रैली की है उन्होंने किसानों के बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को छुआ है और जब किसानों की बात होती है तो बात दूर तलक जाती है। ऐसे में आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी तो साफ तौर पर बोल रही है कि किसान उनके पार्टी में, उनके सरकार में काफी खुश हैं उनके क्रियाकलापों से। ऐसे में आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। क्या कुछ कहना है आपका तापसे साहब? देखिए, पवार साहब देश के किसानों का नेता है, मजदूरों का नेता है, पिछड़े वर्ग के लोगों के नेता है और हमेशा पवार साहब ने इस देश के नौजवान के हाथ को रोजगार कैसे मिलेगा, उसको उच्च शिक्षा कैसे मिलेगी, इसके ऊपर हमेशा अपनी राजनीति का जो बेस है इस चीज पे आधारित रखा है। तो औरंगाबाद हो, संभाजीनगर हो, महाराष्ट्र में हो, कोई भी इलाका हो या देश का कोई इलाका, किसान का समस्या जहाँ पर आती है वहाँ पवार साहब हमेशा अपनी बात रखते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि केंद्र सरकार को उनका अनुभव से लिखी हुई बातों को मान्य करना पड़ा। जैसे पिछले टाइम प्याज के किसानों के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर 40% का टैक्स लगा के रखा था गवर्नमेंट ने। तो हमारे प्याज के किसान भाई हमारे तकलीफ में थे, तो पवार साहब ने बात रखी और चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो एक्सपोर्ट टैक्स था वो भी रद्द कर दिया। और उसके पहले हमारी जब हुकूमत थी 2014 के पहले, तो वहां पे आपने देखा कि 70-80 हजार करोड़ का जो किसानों का कर्जा माफी था वो भी पवार साहब की अध्यक्षता में मनमोहन सिंह सरकार ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए ओरिजिनली भारतीय जनता पार्टी का मूल कोई ग्रामीण नहीं है, ये शहरी लोगों की पार्टी थी, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी थी। धीरे धीरे अब वो ग्रामीण इलाके में जा रही है और ग्रामीण में ग्रामीण कार्ड लेके नहीं जा रही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बात नहीं कर रही। यहाँ पे धार्मिक राजनीति के माध्यम से वो ग्रामीण भारत में वो प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। ग्रामीण के मसले अलग है, किसान है तो बैल है तो गाय है, बकरी है, चारा है, आपका जो फर्टिलाइजर है,
आपका इरिगेशन का समस्या है, आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, बीज की समस्या है, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तापसे साहब, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है कि वह किसानों के हित में है, वो उनकी बात करती है, वाकई में वैसा नहीं है जैसा वह कहती है? आपके किसानों से बातचीत हुई है? किसान क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, आप भी किसान परिवार से होंगे और मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, तो ऐसा भारत में कोई होगा जो किसान परिवार से नहीं। मैं खासकर महाराष्ट्र के किसानों की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के किसानों की मैं यही बात करूंगा। अगर महाराष्ट्र में जो पिछले समय बाढ़ आई, जो ड्राउट हुआ, जिस प्रकार से आंधी तूफान आया, उसका पंचनामा जिसको बोलते हैं कि उसका सर्टिफिकेशन अभी तक सरकार नहीं करा पाई। और ये सरकार के पास में एजेंडा क्या है? पहले एक सिंपल सी चीज है, अगर तो सरकार अपने बलबूते पे आती है तो उसके पास कुछ विकास का एजेंडा होना चाहिए। यहाँ पे एजेंडा है कि सरकार में आना। अब सरकार में आने के लिए सामने की पार्टी को तोड़ो, उनके विधायक चुराओ, उनके पार्टी के विधायकों को डराओ, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टर की धमकी दो और उनको चुपके से पिछले दरवाजे से अंदर ले लो, अपनी वॉशिंग मशीन में डालो। जैसे हमारे थोड़ी पहले एक भाई बता रहे थे कि अजीत पवार जी के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप देश के प्रधानमंत्री ने किया। 2 दिन के बाद तो जाके भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे थे अजीत पवार। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, आप देश नहीं चला रहे, आप एक वॉशिंग मशीन चला रहे हैं। भ्रष्ट लोगों के बारे में उनको डरा धमका के उनको अपनी पार्टी में लेना और उनको उनके से उनका मूल पक्ष को तोड़ना और उनकी पुरानी पार्टी को कमजोर, यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है, ओके। कैप्टन आई सिंह साहब, अब आपके पास आते हुए सर, देखिए, किसान के हित की बात करते तो सब हैं, लेकिन एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या कुछ रियलिटी निकल कर आती है, यही एक लिटमस टेस्ट होता है। खैर ठीक है, अगर यदि हम बात करें सर बहुत सारे किसान के फ्रंट्स पर, आप बजट अलोकेशन की ही बात करेंगे तो सर 2019-20 से यदि 2024 आ गया, वही देखिएगा ना, तो 4.4% से जो बजट अलोकेशन एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में जाता है सर, वो 2.5% आ गया। पैसा भी सरेंडर हो रहा है, बजट भी घट गया। यदि ऐसे चलेगा तो सर फिर किसानों की बात कौन सुनेगा? हम खुद देख रहे हैं, आयात तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने में यदि वीट की बात हो, पैडी की बात हो, हम पीछे हट जाते हैं। ऐसे में सर यदि प्रैक्टिकली देखिएगा सिंह साहब, तो फिर किसानों का भला कैसे होगा? किसान अपनी बात किसे सुनाएंगे? वो आप ही का तो मुंह ताकेंगे सर, आप सरकार में हैं, केंद्र में भी, राज्य में भी। देखिए कुणाल जी, किसान की बात कर रहे हैं, जहाँ शरद पवार ने रैली करी है, कल मैं वहीं था। हाँ, औरंगाबाद में एक तहसील पड़ती है लासूर, और लासूर पूरा ग्रामीण क्षेत्र पड़ जाता है, पूरा किसान का क्षेत्र, और ज्यादा से ज्यादा वहाँ गन्ना और कपास है। और मैं वहाँ 2 दिन रहा लासूर में। मैंने वहाँ घूमा, लोगों से चर्चा करी, वहाँ फसलें भी बहुत अच्छी है इस टाइम, कपास और गन्ना दोनों ही बहुत अच्छे हैं वहाँ। और मैंने जब लोगों से चर्चा की तो उन्होंने सभी ने कहा कि मैं इसी सरकार में बहुत खुश हूँ और आगे भी यही सरकार मुझे चाहिए। तो ये लोगों किसानों के शब्द थे, मेरे शब्द नहीं है। लासूर में घूम के आया हूँ, मैं खाली स्टूडियो में या ऑफिस में बैठ के और डिबेट नहीं करता हूँ। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ हर चुनाव में, और उनके मन की नेता सब पता था। तो ये शरद पवार पूरी जिंदगी इनकी राजनीति निकल गई, 10 साल की इनकी केंद्र की सरकार में ये शामिल थे, पिछली जब महाराष्ट्र सरकार थी उसमें, तो इन्होंने कांग्रेस रहते हुए इन्होंने किसानों के लिए महाराष्ट्र में क्या किया है? क्यों इनसे किसान नाराज है? क्यों इनसे जो है ना, कभी इनकी ये अपनी पार्टी की सरकार नहीं बना पाए, मतलब ये किसी न किसी की बैसाखियों को क्यों टिके रहे? अगर शरद पवार इतने ही अच्छे थे, अब इन्होंने कहा बार बार, इन्होंने भी कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि जो उनके भतीजे हैं अजीत, दादा अजीत, उनके ऊपर जो है ना 70 करोड़ के घोटाले लगे थे। तो इनसे मैं ये जानना चाहूंगा, घोटाले किसके साथ थे, तब लगे थे उनपे? आप इसको तो बता देना, ये घोटाले जब उनपे आरोप लगे थे तो किसके साथ थे वो? हमारे यहाँ जब से आए हो, एक घोटाला आप किसी एक नेता आप गिनती करा दे, मैं आपको जो बताओ मैं वो बात आपकी मानूंगा। हम बताओ, आपको राजनीति छोड़ दूंगा, इतना बड़ा वादा करता हूँ कि हमारी केंद्र की हमारी आज 10 से 11 साल की केंद्र की सरकार हो गई, और महाराष्ट्र की सरकार में एक नेता हमारा कोई जेल में गया हो, एक नेता हमारा भ्रष्टाचार में जिस पर आरोप लगा हो। ठीक है, जहाँ भी सरकार केंद्र में आरोप लगे, ठीक है, लेकिन चलिए, हाँ नहीं, कैप्टन साहब आप ही की बात को आगे बढ़ा लेते हैं, आपकी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। तिवारी साहब आप सुन रहे हैं, देखिए ये बात तो लेकिन फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ
ईडी की रेड नहीं होती है, उनके यहाँ कोई भ्रष्टाचार के सबूत नहीं मिलते हैं, ना कोई खोजने जाता है। इसका मतलब तो है ना भाई कि पार्टी में एक डिसिप्लिन है, वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और जो भी शिकंजा है वो तो हमें बाकियों में ही दिखता है, नजर आता है। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूँ हाँ, कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा तो उसके दरवाजे पे कोई भी एजेंसियां खड़ी नहीं हो सकती, उनकी औकात नहीं है। आप बताइए ना, ये नवाब मलिक जो है आज इसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं मुंबई से, वही नवाब मलिक को यही भाजपा के लोग बोलते थे कि ये दाऊद का आदमी है, दाऊद इब्राहिम से इसके संबंध है, ये सब का भ्रष्टाचारी है, उसको जेल में डालने का इन लोगों ने काम किया। अगर आज वो इनके साथ हो लिए, आज चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग कहते हैं कि वो सबसे ईमानदार हैं, ये देवेंद्र जी खुद प्रधानमंत्री जो उनका प्रचार कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो अच्छे रास्ते पे चल जाते हैं, बुरे रास्ता छोड़। मैं तो वही कह रहा हूँ आपको। यही अमित शाह है ना, महाराष्ट्र में कह रहे थे अजीत दादा अब आप सही जगह आ गए हो। अरे भैया, कब तक जनता की आंखों में धूल झोंकोगे? जनता समझ चुकी है, और उसका परिणाम उन लोगों ने लोकसभा चुनाव में आपको तमाशा मार के दिया है। और वो बताया ये महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का राज है, यहाँ गद्दारों को माफी नहीं दी जाती, झूठ बोलने वाले को माफ नहीं किया जाता। यहाँ की जनता समझदार है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, उसके गठबंधन के जो लोग हैं जो 50-50 करोड़ रुपया लेके सरकार गिराए थे, उन लोगों को जोरदार तमाशा मारने का इंतजार कर रही है। और 23 तारीख को परिणाम आएगा तो कैप्टन साहब को मेरे सामने बुला लेना। ठीक है, ओके कैप्टन साहब, लेकिन एक बात तो है, अब देखिए 2022 में आपने बात की थी कि तब तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अब साल 15-16 का ही आंकड़ा देखे तो संभवतः, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 8-8.5 हजार रुपया किसानों की एवरेज मंथली इनकम थी। आज देखिएगा तो 10-10.5 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है, तो कहाँ ही दोगुनी हुई? ये भी तो एक बात है सर, किसानों के लिए तो ये सवाल ज्वलंत रहा ही है। देखिए कुणाल जी, किसानों के लिए हमने हर वो फैसले लिए हैं जो किसान हित में है। और भी कुछ सुधार की गुंजाइश है? और भी कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ एमएसपी की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम एमएसपी में बढ़ोतरी कर रहे हैं। हाँ। अभी देखा होगा हमने काफी अनाजों पे एमएसपी की बढ़ोतरी करी है। तो इसीलिए तो हम किसानों के लिए इंडिपेंडेंट एक कानून लाना चाहते थे, जिससे किसान स्वतंत्र होके अपनी जो फसल है, 800 किसानों की जान ले लिए ना उसको हटवाने वाले होते यही लोग थे। कानून अगर होते ठीक है आई सिंह साहब, ओके हाँ, ओके हाँ, तिवारी साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में 5 किसानों को गोली मार दी गई, इनकी सरकार थी। 750 से 800 किसान आंदोलन कर रहे थे, अपनी जान गंवा दिए। और यही भाजपा के लोग आके कहते थे ये खालिस्तानी है, ये उग्रवादी है, ये आतंकवादी है। किसानों के प्रति इनका रवैया जो है वो जग जाहिर है। कितना भी आके ढकोसला कर ले, झूठ फैला ले, कुछ भी बोल दे, इन किसानों का जो दर्द है वो चुनाव में दिखेगा। ठीक है कैप्टन आई सिंह साहब, तो इस बार क्या लगता है, किसान आपके साथ खड़े रहेंगे या इस बार मामला कुछ अलग होने वाला है? बहुत अच्छी बात है, मैं बताने वाला हूँ। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे रत्नाकर जी, मैं उनको बताना चाहूंगा कि इन्होंने मध्य प्रदेश की बात करी, बहुत अच्छी बात। ठीक, मध्य प्रदेश में कंटिन्यू 10 साल इनकी सरकार रही थी और इनके मुख्यमंत्री थे त्रिभुजा सिंह। और मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है मुल्ताई, जो महाराष्ट्र के लगभग बॉर्डर पे आ जाता है। वहां पर किसान सिर्फ लाइट मांग रहे थे, कुछ नहीं मांग रहे थे। और त्रिभुजा सिंह ने गोली चलवाई थी। अरे शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। और रिपोर्ट है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ तो आप बोल रहे हो। अरे कुणाल जी चैनल पे बैठ के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। गूगल में सर्च मारिए किसकी सरकार में किसान को गोली मारी गई। चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, पहले ही झूठ बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट कर उम्र के पूरा देश परेशान है तुम्हारे कुकर्म से। आपको शर्म आनी चाहिए, चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हो, झूठ फैला रहे हो, जनता परेशान नहीं है। ठीक है, जब हम ओके हाँ तिवारी जी, क्विक क्लोजिंग कमेंट।
देखिए मैं एक ही चीज बोलता हूँ, चैनल पे बैठ के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, इससे झूठ का काम नहीं चलने वाला है। झूठ बोलने का काम है, तिवारी जी आप कर रहे हैं। ठीक है, आप गूगल का चलिए ठीक है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, जनता किसके साथ है, खासकर किसान किसके साथ है, खिलाफ है, कौन किसानों के मन में है, यह तो अब वक्त ही बताएगा। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो किसानों की कौन सुने, सवाल जायज है। किसानों की स्थिति भी धरातल पर क्या कुछ नजर आ रही है वो किसी से छुपी नहीं है। किसानों की पीड़ा वाकई में चीख रही है, चीख चीख कर यह कह रही है कि उनकी उपेक्षा ना की जाए, उन्हें भी समाज के मुख्य धारा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसान सबका पेट भरते हैं, इसलिए उनका ख्याल रखने की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।